नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे इस बार सबसे पहले बात विधानसभा सत्र की। इस बार विधानसभा का बजट सत्र अपने आप में काफी अनोखा और कई रिकॉर्ड बनाने वाला है। सत्र के पहले दिन जब राज्यपाल ने अभिभाषण दिया तो उनके लिए राज्यपाल बनने के बाद ये पहला मौका है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी पहली बार सदन की पीठ पर बैठी हैं। संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व निभा रहे प्रेमचंद अग्रवाल को भी पहली बार ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पहला ऐसा मौका है जब सदन में सभी मंत्री मौजूद रहे लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास भी ये पहला मौका है जब सदन में उनका कोई नेता नहीं है, यानी कि कांग्रेस ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया। इन रिकॉर्ड के साथ एक रिकॉर्ड ये भी बना कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने शांति के साथ राज्यपाल की बातों को सुना। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा में सदन के अंदर राज्यपाल ने अभिभाषण में नए लक्ष्यों का संकल्प दोहराया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार के अगले 5 साल के विकास का रोड मैप रखा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस रखा गया। इसके साथ ही पलायन दूर करने, बेरोजगारी दूर करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के संसाधन मुहैया कराने पर भी सरकार ने कई बिंदुओं को रखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों पर विशेष फोकस रखने और युवाओं और सैनिकों को लेकर भी कई बिंदु रखे गए। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष ने आज साथ देकर एक नई और अच्छी परंपरा की शुरुआत की है। कहा हाउस के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने प्रारंभ में कहा था हाउस के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, रूल्स ऑफ बिजनेस को हाउस का अपना कोई भी रिजोल्यूशन ओवर रूल करता है और कार्य मंत्रणा समिति को कार्यक्रम जो निर्धारित किया उसको जब हाउस ने एंडोर्स कर दिया तो फिर सभी के सभी जो भी यदि नियमावली में कोई रूल है तो वो सुपरसीडेड माने जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था हाउस इज द मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस। जो कार्य मंत्रणा समिति जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, जो प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है, वो भी विधानसभा अपने प्रस्ताव द्वारा ही अंगीकार करती है। प्रश्न ये नहीं है सदन की अवधि बढ़े या नहीं बढ़े, प्रश्न ये है कि जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो जाता है तो उसके लिए चर्चा पर समय जो है सुनिश्चित किया जाता है। जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो जाती है तब जो है सदन के अंदर लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आज हुआ, मैं समझता हूं कि आप सब लोगों ने उसको देखा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले 4 महीने के लिए लेखानुदान बजट पेश किया है जो 21,116.81 करोड़ का है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमें मंत्र दिया है कि 2025 तक हमारा ये उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा, तो उसको दृष्टिगत हमारा ये बजट 4 महीने के लिए आगे जो दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कल उस पर विभाग। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख हुआ उन सभी के प्रेरणा लेकर सरकार उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेगी ताकि उत्तराखंड उत्कृष्ट राज्य बन सके। इसके अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरिद्वार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की कवायद शुरू कर दी गई है जिसमें जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो उसका लाभ संपूर्ण उत्तराखंड को मिलेगा। कामना देता हूं। आज 5वीं विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो गया है और अभी राज्यपाल जी का भाषण हुआ। बहुत ही विजन के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा और सरकार के विजन को स्पष्ट किया। मैं समझता हूं कि उनसे प्रेरणा लेकर के उस विजन को हम साकार करेंगे और उत्तराखंड को उत्कृष्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए हरिद्वार जो हमारी आध्यात्मिक नगरी है, योग नगरी है, उसके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की चर्चा चल रही है और उसमें हम लोगों ने डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो जमीन के बारे में मालूमात करेगी और उसके रिपोर्ट देगी।
तो वो कार्य हमारा चल रहा है और निश्चित रूप में हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो उससे वैंकूवर, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन, मेलबर्न, सिडनी और न्यूजीलैंड से सभी यात्री सीधे हरिद्वार उतरेंगे और इससे निश्चित रूप में हजारों बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। तो हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात होगी और निश्चित रूप में इसमें ध्यान फ्लाइट्स, मेडिटेशन फ्लाइट्स, योगा फ्लाइट्स, चारधाम फ्लाइट्स, इस प्रकार की कई फ्लाइट्स, गंगा फ्लाइट्स जो यहाँ रिवर राफ्टिंग करना चाहेंगे वो आएंगे और विशेषकर जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं जो अपने पूर्वजों की, माता पिता की भस्मी को प्रभावित करना चाहेंगे वो भी डायरेक्टली हरिद्वार आकर के गंगा माता में अपनी भस्मी को, अपने पिताओं की भस्मी को प्रभावित कर सकते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है निश्चित रूप। चिकित्सालय का बिजली कनेक्शन काटने के मामले का कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने संज्ञान लिया। महाराज के निर्देश पर अस्पताल में बिजली का कनेक्शन जोड़ दिया गया है। अस्पताल में बिजली नहीं होने के चलते स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। और इसके मामले को लेकर जो संज्ञान लिया गया है, संयुक्त अस्पताल सतपुली के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बताया था कि लाइट नहीं होने की वजह से पैथोलॉजी जांचें, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा, वहीं डिलीवरी के केस भी रेफर करने पड़ रहे हैं। ऊर्जा निगम सतपुली के सहायक अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि संयुक्त अस्पताल सतपुली की तरफ से बीते 8 महीने में अपना बिल जमा नहीं करवाया गया। अस्पताल का 1,19,000 रुपए बकाया है जो कि अभी तक जमा नहीं हुआ, जिसके चलते अस्पताल का कनेक्शन काटा गया था। बताया गया है कि कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर 15 दिनों के अंदर अस्पताल में बिजली का कनेक्शन जोड़ दिया गया है। वहीं अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि बजट के लिए शासन के पत्राचार किया गया है और जल्द ही विभाग को बजट भी मिल जाएगा और बिल का भुगतान भी कर दिया जाएगा। वही खबर हरिद्वार से, जहां के सिडकुल क्षेत्र में एक व्यक्ति को अपना केवाईसी अपडेट करवाना महंगा पड़ गया। ठगों ने उसके खाते से 3,24,000 रुपए साफ कर दिए। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने 2 लाख रुपए वापस दिला दिए। पीड़ित ने पुलिस को धन्यवाद दिया है। पुलिस के मुताबिक रामेश्वर यादव, जो कि सिडकुल का रहने वाला है, अपनी बहन की शादी के लिए बैंक खाते से नकदी जमा करवा कर आया था। रामेश्वर के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। बात करने वाले ने खुद को बैंक कर्मी बताया। केवाईसी के नाम पर खाते से जुड़ी जानकारी ले, उसके बाद खाते से 3,24,000 रुपए गायब हो गए। ठगी की जानकारी मिलने पर साइबर सेल के प्रभारी निरीक्षक चंद्राकर ने अगुवाई में पुलिस टीम के साथ छानबीन की और नोडल अधिकारी निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण में अलग अलग कंपनियों से पत्राचार करते हुए टीम ने 2 लाख रुपए की रकम वापस कर ली। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने 2 लाख रुपए वापस दिला दिए। पीड़ित ने अपने साथ हुई ठगी के बाद लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और पुलिस का धन्यवाद भी किया है। ये सिडकुल निवासी श्री रामेश्वर यादव जो है, इनके साथ एक घटना हुई थी जिसमें इनको केवाईसी अपडेट करने के नाम पे एक लिंक भेजा गया। एक कॉल आया था इनको, उन्होंने लिंक भेजा इनको और उस पर इनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, वो शेयर की गई और उस जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई उसके चलते इनके खाते से लगभग 3,25,000 रुपये इनके खाते से डिफ्रॉड किया गया। तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने जो हमारी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को फॉलो करके उसमें से 2 लाख रुपए जो है इन्हें वापस दिलवाए। और इसके साथ हम बाकी लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि बार बार रिक्वेस्ट और बार बार प्रचार करने के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर मत कीजिए और किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पर आप 1930 नंबर पर तुरंत इस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो उसमें हम लोग रिकवरी कर सकें। खबर रानीखेत जनपद से, जहां पर पुलिस ने नकली आधार कार्ड के आधार पर कार्ड देकर
सिम लेकर एक ऐप के जरिए 11,18,000 की ठगी के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया गया है। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधानसभा के छाना गोलू क्षेत्र के युवक ने अपने खाते से 11,18,000 रुपए निकाले जाने की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने आईटी एक्ट सहित तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच रानीखेत कोतवाल को सौंप दी गई। सीओ ओशिन जोशी की अगुवाई में ठगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया। गठन कर अभियुक्त को दबिश दी गई। साइबर सेल की मदद से 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 5वें आरोपी को 138 मंडी किशनदास सराय संभल यूपी से आसिफ को मधुबन होटल संभल से गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी मांगों को लेकर डाकघर कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसमें आसपास के दर्जनों पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने अपने डाकघरों में काम ठप रखकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। डाक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को उठाते हुए कहा कि डाकघरों में 5 दिन का कार्य सप्ताह सरकार को लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जीडीएस कर्मचारियों के लिए गठित कमलेश चंद्र कमेटी की सभी सिफारिशें लागू की जाए और डाक लेखा कार्यालय के विकेंद्रीकरण को शीघ्र बंद किया जाए। लगभग 1 दर्जन मांगों के साथ कोटद्वार के मुख्य डाकघर में अन्य ब्रांच डाकघरों के कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हमारी मुख्य मांगे 3 मांगे थी कल। एक हमारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर थी और हमारी 5 दिन का कार्यकाल को लेकर थी और तीसरा जो विभागों का निजीकरण हो रहा है उस पर रोक लगे और हमारी ये 3 मुख्य मांगे थी। और इसके साथ हमारी एक मांग और भी है कि जो हमारा पीए कार्डर है वो अभी 2-3 साल में उसमें बैकलॉग आ जाएगा और बैकलॉग के कारण ये होगा कि जो भर्तियां हैं पीए कार्डर में वो नहीं हो पाएंगी। तो इस कारण से समाज में भी बेरोज़गारी हो सकती है। बस यही मुख्य मांगे हैं हमारी। लगभग आगे कार्रवाई मैं आगे अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि हमारे आगे जो नेशनल लीडर्स हैं वही जो बोलेंगे वही हमको करना होगा। हमारी मुख्य मांगे 3 मांगे। अल्मोड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान में एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया। एसओ भतरोज खान अनीश अहमद की अगुवाई में एसआई हेमा कार्की ने महाविद्यालय भतरोज खान में पढ़ रहे छात्राओं को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करियर काउंसलिंग के बारे में भी जागरूक किया। एसआई हेमा कार्की ने कैंप में छात्राओं को कठिन परिश्रम करने के बारे में प्रेरित किया और साथ ही वर्तमान में हो रहे साइबर फ्रॉड, फर्जी वीडियो कॉलिंग, महिला संबंधी अपराधों के बारे में भी जागरूक किया गया और महिला हेल्पलाइन 1090 गोरा शक्ति ऐप के बारे में अवगत कराते हुए जागरूकता पैम्पलेट भी यहां पर वितरित किए गए। बाल विकास परियोजना कार्यालय की तरफ से ब्लॉक सभागार विकासनगर में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी तरुणा चमोला की तरफ से आई हुई महिलाओं और किशोरियों को किसी भी प्रकार की हिंसा से चुप नहीं रहने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें बताया गया कि हिंसा होते ही उसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। साथ ही घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एक्ट की भी विधिवत जानकारी यहां पर दी गई है।
तो यही कार्यशाला में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई और खासकर घरेलू हिंसा से बचाव के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जो भी महिलाएं युवतियां यहां पर पहुंची थी उन्हें किसी भी प्रकार की हिंसा अगर उनके साथ होती है तो उसको लेकर यह समझाया गया कि आपको इस हाल में चुप नहीं रहना है, आगे बढ़कर आना है। आपका साथ देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उस हिंसा से बाहर निकलने के लिए आपको कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस कार्यशाला के जरिए महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि किस तरीके से घरेलू हिंसा के खिलाफ वो आवाज उठा सकती हैं और इससे अपने बचाव के लिए क्या क्या कदम महिलाएं उठा सकती हैं, युवतियां उठा सकती हैं। और घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ एक तरीके से पीटना ही नहीं होता, तमाम तरीके से हिंसा, चाहे वो जुबानी तरीके से हिंसा हो या किसी भी तरीके से, उन तमाम मसलों को यहां पर महिलाओं को बताया गया, उनके अधिकारों से उन्हें अवगत कराया गया, उसके बारे में जानकारी दी गई और यह बताया गया कि किस तरीके से आप घरेलू हिंसा से अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे आपको आगे आना बहुत जरूरी है अगर आप घरेलू हिंसा से बचना चाहते हैं तो। खबर पौड़ी से, जहां पर पौड़ी जिले में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में एक और गढ़वाल के बड़े क्षेत्र को पर्यटन और माल ढोने के लिए एक बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर इस रेलवे लाइन के निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों को तरह तरह की समस्याएं भी पेश आ रही हैं। रेलवे लाइन के पौड़ी जनपद के रामपुर कांडी मरुगुण क्षेत्र के कई गाँव में इस योजना के निर्माण से जल स्रोतों के सूखने से भयंकर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया। साथ ही परियोजना निर्माण की कार्यकारी संस्था LNT की तरफ से प्रयोग किए जाने वाले केमिकल से खेतों में जो ग्रामीणों के खेत हैं उनमें खेती की बर्बादी भी हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे से संबंधित अधिकारियों और रेलवे के निर्माणकारी संस्था LNT से बार बार इसको लेकर अनुरोध किया गया कि उनकी पेयजल समस्या का समाधान हो, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जबकि ये इलाका ऋषिकेश बद्रीनाथ पैदल यात्रा मार्ग का एक बहुत मुख्य पड़ाव है और इसके 4 धाम यात्रा सीजन सिर पर होने के चलते बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी पेश आने की संभावना है। मीडिया की तरफ से रेलवे के उच्च अधिकारी मनु महेश्वरी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी ही बताएंगे कि जो भी जनता की भावनाओं को आहत कर रहा है उसको लेकर किस तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं, उसके बारे में बड़े अधिकारी ही बता पाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अहमद को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उत्तराखंड के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने के बयानों संबंधी जो भी आरोप लगाए उनके केंद्र में अहमद आए थे। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सवाल उठाते रहे हैं और एक के से ज्यादा बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस के हारने के प्रमुख कारणों में से एक मुद्दा ये भी रहा। इन दिनों भी ये मुद्दा फिर से उछल रहा है, जिसको लेकर रावत चुनौती भरे अंदाज में राजनीति से संन्यास लेने की बात तक कह चुके हैं। हरीश रावत के लगातार विरोध के बाद कांग्रेस ने अकील अहमद पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी के पदों से साथ ही साथ प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मथुरा दत्त जोशी ने एक पत्र जारी करते हुए यह आदेश दिया, जिसकी प्रति को एक ट्वीट के माध्यम से समाचार एजेंसी की तरफ से जारी किया गया। ये वही अकील अहमद हैं जिनका एक बयान चुनाव प्रचार के दौर में वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि उत्तराखंड में कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेगी और इसके लिए हरीश रावत से उनकी बातचीत भी हुई है। उत्तराखंड में आगामी 25 अप्रैल से गोलजय संदेश यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रियों को
जो भी परेशानी यहां पर आती है उसको लेकर पहले से ही तैयारी की जा रही है ताकि उन्हें किसी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। यात्रा को लेकर तैयारियों को लेकर अपनी धरोहर सोसाइटी ने वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इस दौरान मुहिम के मकसद को समझाया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईपीएस गणेश सिंह, राज्य आंदोलनकारी विजय भट्ट, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, प्रोफेसर दाताराम पुरोहित, राष्ट्रपति पदक प्राप्त हेमंत बिष्ट, राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त श्याम सुंदर रौतेला, लाखी राम जोशी मौजूद रहे। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में जुड़े लोगों का अध्यक्ष गणेश सिंह मंतोलिया ने बताया कि वेबसाइट माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त की जा सकेंगी और यात्रा से जुड़े लोगों को जो भी सुझाव लोगों के हैं उनको प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गोलजियो संदेश यात्रा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में आंशिक संशोधन हुआ है और अब इस यात्रा का शुभारंभ 25 अप्रैल को बोना गांव में ध्वज पूजन के बाद किया जाएगा। खबर रुड़की से, जहां पर खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय में लगातार लोग राशन न मिलने की शिकायत लेकर आ रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी लोगों को आश्वासन देकर टालते नजर आए। वहां मंगलवार को हमारी टीम खाद्य विभाग कार्यालय पहुंची, जहां पर एक बुजुर्ग महिला ने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि उनकी कोई संतान नहीं, न ही उसके सर पर किसी का साया है। वो बोर्डपुर गांव की निवासी है जो अपने क्षेत्र के राशन डीलर के पास राशन लेने के लिए जाती है, पर उसे राशन नहीं दिया जाता और वो लगातार खाद्य विभाग कार्यालय के चक्कर काट रही है। ना मैंने कोई लड़का रखा हुआ है, ठीक है। हमारे तो 2 बाबू रखे हुए हैं, एक भूपेंद्र है और रुड़की में पोस्टेड हूँ, उसमें मंजू काम कर रही है। तो सर आप तो अधिकारी, जिम्मेदारी अधिकारी, तो नहीं, आपको ये नहीं पता आपके विभाग में नहीं, मैं रुड़की ब्लॉक का ही जिम्मेदार हूँ और बाकी जो है नार्सन ब्लॉक के दूसरे इस संबंध में मेरी कोई जानकारी नहीं, ना मैंने कोई लड़का रखा हुआ है, ठीक है। हमारे तो 2 बाबू रखे हुए हैं, एक भूपेंद्र है और रुड़की में मैं। चलिए, उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।